हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सूडो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, और एक एक्सेलरेटेड फ्रेम से सूडो फोर्स लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा या 3 एग्जाम्पल, जिसमें मैं बताऊँगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें कि हम सूडो फोर्स लगाए बगैर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सूडो फोर्स लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में बगैर सूडो फोर्स के सॉल्व करना और सूडो फोर्स लगा के सॉल्व करना लगभग एक ही बात है। सूडो फोर्स लगा के सॉल्व करने से डिफ़िकल्टी लेवल में या कन्वीनियंस में कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन वो ये है जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है, एक वेज है जिसका मास है कैपिटल एम, एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल एम, और वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, कहीं पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना ये है कि वेज पर जो आप एरो देख रहे हैं, वेज पर कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया जाए, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ। तो ये एफ कितना फोर्स लगाया जाए जिससे कि ब्लॉक और वेज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों साथ साथ मूव करें। तो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है और फोर्स लगा हुआ है, ये तभी संभव हो सकता है जबकि दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से मूव करें। तो अगर दोनों वेज और ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों को कंबाइंड एक सिस्टम माना जा सकता है। और इस सिस्टम का जो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा, जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो कॉमन एक्सेलरेशन होगा A = F/m+m। इसको लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा रिलेटिव टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं इस ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये ब्लॉक है, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा है, साथ साथ में फोर्सेस को रिजॉल्व भी कर देता हूँ। मैंने केवल नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है n sin थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है n cos थीटा के बराबर। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इस पर इक्वेशन लिखता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन होगी n sin थीटा = m × ax, यानी नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वही है जो इक्वेशन नंबर 1 में आया है। तो उसको मैंने लिखा n sin थीटा = m a के बराबर। और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं n cos थीटा = mg के बराबर। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो जाएगा n cos थीटा = mg। ठीक, तो ये मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 3 से, तो tan थीटा = a/g और tan थीटा = F/m+mg मिल जाएगा अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इसमें रख देते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया तो F = कितना आ जाता है m+mg tan थीटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर वेज पर हम इतना फोर्स लगाएंगे m+mg tan थीटा के बराबर, तो कैपिटल M और स्मॉल m दोनों सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये मैंने सॉल्व किया अभी किसके रिलेटिव, ये मैंने सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम सॉल्व करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि फोर्स लगा हुआ है तो वेज एक्सेलरेटेड होगी। वेज एक्सेलरेटेड है, मैंने ऑब्जर्वर को बिठा दिया वेज पर। ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड है तो उसे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो न्यूटन्स लॉ लगा के सही आंसर निकाल पाएगा। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, यानी विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेज होंगे, इसमें भी फोर्सेज, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जैसा पहले बना था वैसे यह भी होगा, बस इसमें एक सूडो फोर्स एडिशनल आएगा। सूडो फोर्स पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वेज के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा सूडो फोर्स का मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक्सेलरेशन ऑफ वेज। अब इसमें मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व करना था, तो n sin थीटा और n cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर दिया है।
फोर्सेस जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सलरेट हो रही है उस डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो mg और ma ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सलरेट कर रही है या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन्हें रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है सेकंड केस में। सेकंड केस में ऑब्जर्वर जो है वो बैठा हुआ है वेज के ऊपर, और अगर ऑब्जर्वर वेज के ऊपर बैठा हुआ है तो वेज के रिलेटिव ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा उसको? 0। तो अब इक्वेशन लिखता है ये ऑब्जर्वर जो वेज पर बैठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने इक्वेशन लिखी n sin थीटा, राइट साइड में फोर्स लग रहा था, लेफ्ट साइड में ma था, तो n sin थीटा माइनस ma इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द वेज इज 0. So he get the equation n sin theta equals to ma. Let's say this is equation number 3. Third equation आ गई. Now the observer who is sitting on the wedge apply Newton's second law in vertical direction, and in the vertical direction only two forces are acting, n cos theta and mg. तो उसने इक्वेशन लिखी n cos theta minus mg equals to mass into acceleration, या n cos theta equals to mg आ जाएगा इससे. सो n cos थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, तो क्या मिलता है यहाँ से? tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी. इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, tan थीटा इक्वल्स टू m बाई एम इंटू जी आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर मिल जाता है f इक्वल टू m प्लस एम जी tan थीटा. तो स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि फर्स्ट केस में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया रिलेटिव टू ग्राउंड, और सेकंड केस में सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू वेज यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन इसमें हमको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ. हम उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर लें तो भी उतना ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है या उतनी ही कन्वीनियंस रहती है. अगर वेज के रिलेटिव सॉल्व करते हैं तो भी लगभग उतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, कोई बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें हमको नहीं मिला. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. ये क्वेश्चन है जिसको कि बगैर शूडो फोर्स के सॉल्व करने में बहुत बड़ी दिक्कत है. क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एलिवेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट. द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ l. फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम. अब इसमें इंक्लाइन प्लेन से एक पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज किया. इंक्लाइन प्लेन पर, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि कहीं पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं. पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आएगा तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इंक्लाइन जो बेस दिया है इंक्लाइन प्लेन का उसकी लेंथ l है, तो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ हो जाएगी l बाई कॉस थीटा. ठीक है, आगे कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, l बाई कॉस थीटा याद रखना. तो जब ये पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आता है, ठीक है, तो मुझे इसको लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, कितने एक्सेलरेशन से? ए नॉट एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में. ऑब्जर्वर को मैं बैठा देता हूँ लिफ्ट के अंदर, तो ये ऑब्जर्वर है जो कि लिफ्ट के अंदर है, और ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेज हैं. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. ये तो फ्री बॉडी डायग्राम में केवल इतने फोर्स कब होते हैं जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बना रहे होते हैं, लेकिन अगर हम बना रहे हैं लिफ्ट के रिलेटिव तो हमको एक शूडो फोर्स इसमें और बनाना होगा. तो शूडो फोर्स है ma नॉट के बराबर. डायरेक्शन ऑब्जर्वर के या लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ द पार्टिकल ऑन विच वी हैव टू अप्लाई शूडो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ma नॉट. ठीक, अब मैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना चाहता हूँ. रिजॉल्व किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में होगा फोर्सेस का, और दूसरा अपने आप उसके परपेंडिकुलर हो ही जाएगा. ठीक है, और जो फोर्सेस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हैं यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के ऑलरेडी अलोंग है, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो या उसके परपेंडिकुलर जो है उनको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है. तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको रिजॉल्व करना होगा केवल ma नॉट को और mg को. तो अलग से डायग्राम बना रहा हूँ जिससे थोड़ा कंजस्टेड ना लगे. तो ये इंक्लाइन प्लेन है. अगर मैंने ma नॉट को रिजॉल्व किया तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन ma नॉट साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ma नॉट कॉस थीटा हो जाता है.
mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, जैसा कि डायग्राम में हमको दिख रहा है। अब मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ से, तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। कोऑर्डिनेट एक्सिस जब हम डिफाइन करते हैं तो एक एक्सिस हमेशा हम उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो मैंने एक्स एक्सिस को लिया हुआ है पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, वाई एक्सिस बाय डिफॉल्ट इंक्लाइन प्लेन की परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं पार्टिकल पर? एक है एम ए नॉट साइन थीटा, एक है एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन मिलेगी एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए एक्स। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन जो एक्सेलरेशन आया वो है जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे कैलकुलेट करना है पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगा। उसके लिए मैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग दी एक्स एक्सिस या डाउन द इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो लिफ्ट के रिलेटिव मुझे यूज करना है एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जिसमें एस एक्स क्या है? एस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू लिफ्ट। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा एल बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन एल बाई साइन थीटा के बराबर है। अब हम जो रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ हैं एस एक्स, यू एक्स, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इन सभी की वैल्यूज रखते हैं। तो एस एक्स लिखा मैंने एल बाई कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना कैलकुलेट हुआ इक्वेशन नंबर 1 में? जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आता है टी इक्वल्स टू 2l अपॉन जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने में क्या समस्या थी? विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ग्राउंड, तो उसमें समस्या क्या आने वाली है एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये जो इंक्लाइन प्लेन था, इस इंक्लाइन प्लेन पर जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल का एक मोशन तो होना था डाउन द इंक्लाइन प्लेन और दूसरा मोशन होना था विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, उस ग्राउंड पर खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल का मोशन इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन में होना था। किस किस का रिजल्टेंट? एक तो ए नॉट और ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन है इसका, तो इसका रिजल्टेंट आता है यहाँ कहीं। एक तो ये समस्या थी। तो उस केस में मैं इन फोर्स, इसका जो मोशन है बॉल का, ग्राउंड पर खड़े हुए ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर नहीं दिखेगा, वो किसी और एंगल पर दिखेगा। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए फिर मुझे वो एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो ये समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, जब एस एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये नहीं पता मुझे। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस समय मुझे ये नहीं मालूम कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लिफ्ट के रिलेटिव पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे जब उसको टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज किया है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट से जब हमने रिलीज किया तो उस समय लिफ्ट की ऑलरेडी कोई वेलोसिटी हो सकती है और वही वेलोसिटी पार्टिकल की भी होगी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 रखना सही नहीं है, कुछ भी हो सकती है। हालांकि इस क्वेश्चन को भी हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी बहुत है। इसलिए इस तरह का जो क्वेश्चंस होगा या इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें शूडो फोर्स अप्लाई करना ही समझदारी का काम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आगे। एक ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ये देखो, इसमें एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट जो है किसी एक्सेलरेशन से, मान लो एक्सेलरेशन ए नॉट से वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। इसमें एक पुली ब्लॉक सिस्टम है। अगर हमको दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी जिसमें कि पुली ब्लॉक सिस्टम है और लिफ्ट एक्सेलरेशन ए नॉट से ऊपर या नीचे आ रही है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप लिफ्ट के रिलेटिव सॉल्व करें, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट
दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि जब आप और प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शूडो फोर्स लगाना मस्ट है। अगर हम शूडो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने में हमको डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेके मैं आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।